हेलो दोस्तों, मैं परमित कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सुपर मल्टीप्लायर। देखिए, सुपर मल्टीप्लायर का कंसेप्ट J.R. हिक्स ने 1950 में पब्लिश्ड अपने एक प्रसिद्ध लेख एक कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में देने का काम किया है। सुपर मल्टीप्लायर क्या बताता है, इसको K से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला डेल वाई अपॉन डेल आई है। यह बताता है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आने पर इनकम में कितना चेंज आता है, कब, जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी प्रेजेंट हो। तो सुपर मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम व्हेन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट। सपोज कीजिए कि इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ का चेंज हो जाता है और उसके बाद इनकम हो जाती है 1000, तो हमारा जो सुपर मल्टीप्लायर वो कितना निकल कर आया, 10, यानी कि इनकम में 10 गुना अधिक वृद्धि देखने को मिली है। किसके कारण? सुपर मल्टीप्लायर के कारण। अभी यहाँ पर एक बार हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट देख लेते क्या होते हैं। देखिए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। देखिए, इसको मैं एक छोटे से डायग्राम से बताता हूँ। आई क्या है, हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये ओ एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है और ओ एक्स एक्सिस पर इनकम है, ओ वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट है। तो गवर्नमेंट एक फिक्स्ड अमाउंट में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट डिफ्लेशंस या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के समय ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। कुछ और भी सिचुएशंस होती है जब गवर्नमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। सपोज कीजिए कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करेगी। वो क्या करेगी, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी, सड़कें इत्यादि को बनाना शुरू कर देगी। तो वहाँ पर क्या है, लेबर की डिमांड होगी, लेबर को काम पर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, फिर उनको कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी, इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम पर डिपेंड नहीं करता, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, अगर इनकम ज़्यादा होगी या कम होगी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तब भी एक फिक्स्ड अमाउंट में किया जाएगा। अगर इसमें चेंजेज भी आएगी तो एक फिक्स्ड रेट पर ही आएगी, कांस्टेंट रेट पर ही आएगी। दूसरा हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम के ज़्यादा होने पर ज़्यादा होगा और इनकम के कम होने पर कम होगा। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम पर डिपेंड करता है और ये ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर उसको प्रॉफिट प्राप्त होगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर उसका प्रॉफिट कम होगा तो वो कम इन्वेस्टमेंट करेगा। और जो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, वो पब्लिक की सर्विस करना, वो पब्लिक सर्विस के लिए काम करती है। तो यहाँ पर जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो क्या हमारा फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट है, और जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो इनकम के साथ इंक्रीज डिक्रीज होता है। आई होप कि आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट समझ आया होगा। अब देखते हैं कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कैसे प्रेजेंट है। तो उसके लिए मैं आपको एक बार थोड़ा एसेलेटर और मल्टीप्लायर के बारे में बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फार्मूला डेल वाई अपॉन डेल आई है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर J.M. केन्ज ने दिया था और उन्होंने बताया था कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आने पर इनकम में कितना चेंज आता है। वो केवल अपने मॉडल में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते। इसलिए दोनों में थोड़ा सा चेंज है, फार्मूला इन दोनों का सेम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में केवल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को लिया गया है और सुपर मल्टीप्लायर में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को भी लिया गया है। दूसरा है एसेलेटर। एसेलेटर क्या बताता है, इसका फार्मूला डेल आई डी अपॉन डेल वाई। ये बताता है कि इनकम में चेंज आने पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है। दोनों में थोड़ा अंतर है। ये इन्वेस्टमेंट में चेंज आने पर इनकम में चेंजेज को बताता है, ये इनकम में चेंज आने पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में चेंजेज को बताता है। अब देखिए, इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आने पर इनकम में कैसे चेंज आता है और कब, जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी प्रेजेंट हो। तो शुरुआत में क्या, गवर्नमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। डिफ्लेशन है या अनएम्प्लॉयमेंट, उसको दूर करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है। गवर्नमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती, स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी, सड़क इत्यादि बनाना शुरू करती है, तो क्या होगा, लेबर की वो डिमांड करेगी, लेबर को काम पर लगाया जाएगा। तो ऐसे में क्या, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या, उनको कुछ ना कुछ इनकम मिलेगी, तो इनकम भी इंक्रीज होगा। फिर वो क्या, डिमांड करेंगे, उनकी डिमांड को फुल करने के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए और प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए क्या है,
इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इसका मोटिव क्या, प्रॉफिट अर्न करना। जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो इनकम भी ज़्यादा होगी, और फिर इनकम के ज़्यादा होने पर फिर से क्या है, कंजप्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो फिर से इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, फिर से इनकम ज़्यादा होगी। इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, आई होप कि आपने ये कंसेप्ट पहले भी पढ़ा होगा और क्लियर भी हुआ होगा। अब देखिए, अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है, शुरुआत में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया गया, फिर इनकम इंक्रीज हुई, या फिर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कैसे इन्वॉल्व हुआ मैंने आपको बता दिया। अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आने के बाद क्या है, इनकम में चेंज आएगा, इनकम में चेंज आने के बाद क्या है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, और फिर से क्या है, इनकम में चेंज आएगा। यानी कि जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया गया तो आपकी इनकम मैंने यहाँ पर बताया था। देखिए, सपोज कीजिए कि अब की बार दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जाता है 100 करोड़ का, उसके बाद इनकम हो जाती है 500 करोड़, तो आपका जो मल्टीप्लायर है के निकल कर आया वो 5 निकल कर आया, यानी कि ये केवल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है यहाँ तक। इससे इधर बात करें तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंजेज होने के कारण इनकम में चेंजेस देखने को मिला। अब इनकम क्या है, ज़्यादा हुई है तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो अगर इससे इधर की बात करें तो एसेलेटर काम करेगा, इधर इनकम के ज़्यादा होने पर क्या, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, सॉरी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। तो जब इनकम में चेंजेस आएगा तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में भी चेंजेस आएगा। तो इससे इधर बात करें तो ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। अगर इसे इधर की बात करें तो ये एसेलेटर की बात करता है। अगर हम इस पूरे को लेकर चलें तो ये सुपर मल्टीप्लायर की बात करता है। और यहाँ पर अब देखिए, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण चेंजेस आया, लेकिन क्या है, अगर पूरे की बात करें तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। शुरुआत में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आने के कारण इनकम में चेंज आता है। तो इससे पीछे के कंसेप्ट की बात करें तो ये जो यहाँ तक का कंसेप्ट है ये जेएम केन्ज ने दिया था कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आने पर इनकम में कितना चेंज आता है। अगर इसे इधर की बात करें कि इनकम में चेंज आने पर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है, तो ये एसेलेटर की बात करता है। और ये वाला कंसेप्ट क्या है, जेएम क्लार्क ने दिया था। अगर पूरे की बात करें, यह सुपर मल्टीप्लायर की बात करता है कि सुपर मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चेंजेस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण आए लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी प्रेजेंट है। तो आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, जो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम में जो लीवरेज इफेक्ट आता है, लीवरेज इफेक्ट क्या होता है, मतलब इनकम में कई गुना अधिक वृद्धि होती है, वही आपका लीवरेज इफेक्ट है। तो जो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट किया जाता है फिर उसके बाद इनकम में कई गुना अधिक वृद्धि होती है, वो न तो अकेले मल्टीप्लायर के कारण होती, ना ही अकेले एसेलेटर के कारण होती है। मतलब जो लीवरेज इफेक्ट देखने को मिलता है वो न तो अकेले एसेलेटर के कारण होता है और न ही अकेले मल्टीप्लायर के कारण होता है, बल्कि वो दोनों के कंपाउंड इंटरेक्शंस के कारण होता है। यानी कि दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो इनकम में कई गुना अधिक वृद्धि देखने को मिलती है, लीवरेज इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए इसको कंपाउंड मल्टीप्लायर भी कहा जाता है और मल्टीप्लायर एसेलेटर इंटरेक्शन भी कहा जाता है, और इसी का नाम सुपर मल्टीप्लायर भी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि जो मल्टीप्लायर है, सुपर मल्टीप्लायर, वो कैसे काम करता है। अब मैं ये बताता हूँ कि सुपर मल्टीप्लायर के अंदर J.R. हिक्स ने क्या क्या अजम्पशंस लिए। एक बार हम अजम्पशंस के बारे में भी देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोफेसर J.R. हिक्स ने जो सबसे पहली कंजप्शन बताई वो बताई कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी कि y = C+I है, क्लोज्ड इकोनॉमी है। अगर y = C+I + G + X - M होता तो यहाँ पर क्या है, ओपन इकोनॉमी होती, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन जो J.R. हिक्स ने केवल इनकम को कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का जोड़ माना, इसलिए क्लोज्ड इकोनॉमी। दूसरी एजम्पशंस है, जो इन्वेस्टमेंट है वो
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का जोड़, यानी कि यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दोनों प्रेजेंट है, और जेएम केन्ज ने केवल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात की थी। थर्ड अजम्पशंस है इनकम एंड कंजप्शंस। इनकम और कंजप्शंस के बीच टाइम लैग नहीं पाया जाएगा। टाइम लैग क्या होता है, जैसे कि t-t-1, जैसे सपोज कीजिए इसको YT मान लेते हैं, इसको YT-1, ये इनकम है, ये 2024 की है, ये 2023 की है। इनकम के बीच तो टाइम लैग देखने को मिल सकता है, लेकिन इनकम और कंजप्शन के बीच टाइम लैग नहीं पाया जाएगा। कैसे, जैसे आपको अब इनकम प्राप्त होती है 2024 में, तो आप उसका कंजप्शन भी 2024 में करोगे, ऐसा नहीं कि उसका कंजप्शन आप 27-28 में जाकर करोगे। यानी कि इनकम और कंजप्शन के बीच टाइम लैग नहीं पाया जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए, फोर्थ अजम्पशन है कि मल्टीप्लायर एंड एसिलेटर दोनों एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि उनकी कंपाउंड इंटरेक्शंस के कारण जो है लीवरेज इफेक्ट देखने को मिलता है, इनकम में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। उसके बाद 5 अजम्पशंस देखिए, गवर्नमेंट टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट टैक्स और एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में प्रेजेंट नहीं है। कैसे, देखिए y = C + I है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को लिया है, इन्होंने y = C + I + G को नहीं लिया, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को नहीं लिया, केवल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को लिया है। इसलिए क्या है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट टैक्स नहीं है। तो ये केवल 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हैं। आई होप कि आपको अजम्पशंस भी अच्छे से समझ आई होगी। अब हम देखते हैं कि सुपर मल्टीप्लायर को कैसे निकालते हैं। वैसे तो सुपर मल्टीप्लायर निकालने के कई फार्मूले, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल इजी सा सिंपल सा फार्मूला बताता हूं जिससे सुपर मल्टीप्लायर आसानी से निकल जाएगा। देखिए हमारी इक्वेशंस क्या थी, y = C + I, 2 सेक्टर मॉडल JRX ने लिया है, और इन्वेस्टमेंट में बताया है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट शामिल है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए समीकरण 2 की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिएगा, y = C + IA + ID। अगर डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनकम में चेंज आएगा तो कंजप्शन में भी चेंज आएगा, इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आएगा। अब देखिए पूरी की पूरी इक्वेशंस को del y से डिवाइड कर दीजिए। del y से डिवाइड करने पर क्या होगा, अब देखिए इसको काट दीजिए, 1 = del C / del y क्या होता है, देखिए MPC = del C / del y। इनकम में चेंज आने पर कंजप्शन में कितना चेंज आता है, वो हमारा क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और इसको बीटा से रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बीटा लिख दीजिए, इसको del IA / del y एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि इनकम के चेंज होने पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा ये मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको बताया था कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट शुरुआत में ही किया जाता है, और ऑटोनोमस के कारण, देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम में चेंजेस देखने को मिलता है। तो शुरुआत में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, फिर इनकम में चेंज आएगा। तो जिसके कारण चेंज आता है उसको नीचे लिखते हैं। तो इसलिए इनकम के कारण ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आता, मैंने इसलिए इसको एज इट इज लिख लिया। और इनकम के कारण इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आता है वो हमारा क्या है, एसिलेटर। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। अब देखिए बीटा को इधर ले आएंगे माइनस का होगा, और अल्फा को इधर ले आएंगे माइनस का होगा, = del IA / del y। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों तरफ, 1 - बीटा - अल्फा = del y / del IA। तो ये हमारा क्या, KS सुपर मल्टीप्लायर निकल कर आ गया। सुपर मल्टीप्लायर का फार्मूला हमारा क्या था, शुरुआत में ही लिखा था, KS = del y / del IA। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज आने पर इनकम में कितना चेंज आता, कब, जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखिए हमने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को भी लिया है, हमारी इक्वेशन में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी प्रेजेंट है। तो इस प्रकार आप क्या है,
सुपर मल्टीप्लायर को निकाल सकते हो। अब देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको सुपर मल्टीप्लायर हमेशा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से ज़्यादा होता है। आप निकाल कर भी देख लीजिए, बीटा इक्वल टू 0.8 है और अल्फा इक्वल टू 0.1 है। तो पहले मैं एक बार इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं। उसका फार्मूला क्या है, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा, मतलब MPC। तो पुट कर दीजिए 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.2, पॉइंट हटाएंगे तो 2 पंजे 10, यानी कि हमारा जो K निकल कर आया है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वो 5 निकल कर आया, यानी कि 5 निकल कर आया। तो इन्वेस्टमेंट के कारण जो इनकम में चेंजेस आएगा, जो इनकम में वृद्धि होगी वो 5 गुना अधिक होगी। देखिए अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता तो उसके बाद इनकम क्या आपकी 500 होगी। तो 2 जीरो थे 2 जीरो, K इक्वल टू 5, यानी कि 5 गुना अधिक वृद्धि होगी। किसके कारण, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कारण। अब बात करते हैं सुपर मल्टीप्लायर की। तो 1 ये वाला फार्मूला 1 माइनस बीटा 0.8 है, अल्फा 0.1 है। तो 1 डिवाइड बाई 0.9 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0.1, इसको काटेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, काटेंगे तो KS इक्वल टू 10 ही निकल कर आएगा। तो सुपर मल्टीप्लायर के कारण क्या इनकम में 10 गुना अधिक वृद्धि होती है। सपोज कीजिए कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके बाद क्या इनकम 1000 हो जाती है। तो ये देखिए आपकी जो है इनकम 10 गुना अधिक हुई है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताता हूँ कि सुपर मल्टीप्लायर कैसे काम करता है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। थोड़ी इंक डाल लेते हैं। देखिए OX एक्सिस पर आपको इनकम को लेना है, OY एक्सिस पर आपको C प्लस I कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट को लेना है। OS हमारा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई करो है। C प्लस I हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड करो। इसको AB नाम दे देते। AB हमारा क्या है, एग्रीगेट डिमांड करो है। अब देखिए जो शुरुआत में आपको OA इतना कंजप्शन करने के लिए कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम 0 है। यहाँ पर देखिए आपकी इनकम 0 है। जब आपकी इनकम 0 होगी तब भी आपको OA कंजप्शन करना पड़ेगा, चाहे आप कहीं से उधार लेकर ये वाला कंजप्शन करो। जीवित रहने के लिए आपको इतना कंजप्शन करना पड़ेगा। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई करो, ई बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे। तो यहाँ पर आपकी इनकम कितनी है OY और कंजप्शन कितना है EY। अब देखिए हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जैसे ही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इनकम में चेंज आएगा, इनकम में चेंज आने पर इंडस्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा और इंडस्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो कैसे डिमांड ज़्यादा होती है, यानी कि डिमांड ज़्यादा होगी। जब डिमांड देखिए जब इनकम ज़्यादा होगी तो लोग क्या डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो डिमांड ज़्यादा होती है किसके कारण, इंडस्ड इन्वेस्टमेंट के कारण। तो इसलिए हमारा जो डिमांड करो तेज़ी से ऊपर की ओर शिफ्ट होगा इस प्रकार से। तो यहाँ से अब हमारा AB से डिमांड करो क्या हो जाता है AC, और ये एग्रीगेट सप्लाई करो वो सपोज कीजिए कि E1 पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हमारी इनकम क्या है, OY से इंक्रीज होकर OY1 हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस आया वो इतना आया, इसका नाम लिख लेते डेल I, इसका नाम F रख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में जो चेंजेस आया वो E1F आया है और इनकम में जो चेंजेस आया वो Y1 आया, यानी कि इस गैप के मुकाबले ये वाला जो गैप है वो क्या है, ज़्यादा है। KS इक्वल टू Y1 डिवाइड बाई E1F। सपोज कीजिए कि जो इनकम है हमारी वो कितनी हो गई है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया, उसके बाद हमारी इनकम हो गई है 1000। तो ये वाला जो क्या है इनकम में
जो चेंजेस देखने को मिला ये 10 गुना अधिक है। तो के एस हमारा क्या है 10 है, यानी कि इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इनकम में 10 गुना अधिक वृद्धि होगी। मानकर चले हैं कि 10 गुना अधिक वृद्धि हुई। वैसे तो आप बीटा और अल्फा का जो भी वैल्यू पुट करोगे उसी हिसाब से जो के एस निकल कर आएगा। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि सुपर मल्टीप्लायर के कारण क्या है, इनकम में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। अब देखिए केन्ज ने क्या बताया था। केन्ज केवल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई करो, ये हमारा C+I एग्रीगेट डिमांड करो और ई बिंदु पर इंटरसेक्ट करा तो EY कंजप्शन है और OY क्या है इनकम है। तो जेएम केन्ज बताते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। तो उसके कारण जो डिमांड करो इसका नाम AB लिख लेते हैं। AB से शिफ्ट होकर CD हो जाता है। तो यहाँ पर आपकी कंजप्शन इंक्रीज होकर कितनी हो जाती है E1 Y1 हो जाती है। और इतने इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम में इतना चेंजेस देखने को मिलता है, यानी कि इसके मुकाबले इनकम में चेंजेस ज़्यादा है। लेकिन ये वाला चेंजेस केवल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण है, यानी कि अगर 100 करोड़ का ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किया गया तो इनकम होगी 500 मानकर चलते हैं। तो आपका के निकल कर आया 5, यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम में केवल 5 गुना अधिक वृद्धि हुई है। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल निकाल कर भी दिखाया था। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अगर किया जाता है जैसा कि जेएम केन्ज ने बताया तो उसके कारण इनकम में कितनी 5 गुना अधिक वृद्धि होती है। अगर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो 10 गुना अधिक वृद्धि होती है। मैंने अभी न्यूमेरिकल में निकाल कर दिखाया था। लेकिन अब अगर अल्फा और बीटा का मान अलग अलग पुट करोगे तो ये वाली जो हमने 10 और 5 निकाला था के एस और के निकाला था वो अलग निकल कर आएगा जिस हिसाब से आप अल्फा और बीटा का मान पुट करोगे। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि जो इनकम में यहाँ पर चेंजेज है वो कम है और इनकम में जो यहाँ पर चेंजेज है वो ज़्यादा है। तो जो हमारा के ऐसा सुपर मल्टीप्लायर हमेशा क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से ज़्यादा होता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।